हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में आज हम लोग फिर से कुछ अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। क्योंकि अ, क्योंकि अकाउंटिंग वाली जो यूनिट है उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों आता है और बहुत ही बड़ी यूनिट है। इसलिए कुछ वो क्वेश्चन से कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए ये यूनिट इतनी बड़ी है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which accounting assumption implies that the enterprise will continue to operate in the foreseeable future? ठीक है, मतलब कि इसमें साफ बताया जा रहा है कि which accounting assumption implies that the enterprise will continue to operate in the foreseeable future। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एक्सपेक्ट, मतलब जिसमें आपका क्रेडिट डेबिट दोनों दो एक्सपेक्ट्स पे इफेक्ट होता है। ठीक है, ड्यूअल एक्सपेक्ट इन अकाउंटिंग मींस क्या होता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, एवरी एसेट हैज एन लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि ये भी करेक्ट है कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसिड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस साइड यहाँ पे लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और इस साइड यहाँ पे एसिड्स होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जा रहा है कि एसिड्स जितनी उतनी लाइबिलिटी इफेक्ट हो रही, और प्लस यहाँ पे कैपिटल भी होती है कंपनी की। ठीक है, कैपिटल भी होती है। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसिड्स। ठीक है, और इसमें ये ईच ट्रांजेक्शन एज अ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, ये भी करेक्ट है। एवरी एसिड हैज अ लाइबिलिटी, हर एक एसिड की एक लाइबिलिटी भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि वो सोचे कि नहीं ये फर्स्ट वाला सही है, बस इसको देख के मार्क करके चले आए। लेकिन क्या पता, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस को चेक जरूर करना है। उसके बाद ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से सारे ऑप्शंस को चेक करिए, तब जाके आंसर करिए। जैसे हम लोगों ने जल्दी जल्दी, हो सकता है जल्दीबाजी में, जैसे कि पहला ही ऑप्शन सही लगा, फटाक से टिक करके आगे बढ़ गए, लेकिन वो गलत हो गया। और फिर हम लोग सोचेंगे इतना सिंपल सा क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं, तो इसीलिए गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। A liability which may or may not arise depending on future event is called current liability, fixed liability, contingent liability या secured liability। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? contingent liability। ठीक है, liability which may or may not arise depending on future events। ठीक है, तो ये यहाँ पे contingent liability हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें कोई चीज, ये चीज अनसर्टेन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अगर हम कोई गुड्स जो है उसको एज अ चैरिटी दान में दे रहे हैं तो क्या है वो? क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट या डेबिटेड टू चैरिटी डोनेशन अकाउंट। नाम नाम से ही समझ में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? विच मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? स्ट्रेट लाइन मैथड, रिटन डाउन वैल्यू मैथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैथड या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ सारे डेप्रिसिएशन के मेथड आ गए, कोई एक नहीं पूछे। स्ट्रेट लाइन भी होता है, डब्ल्यू डी बी मैथड भी होता है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैथड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट? ठीक है, करंट एसेट होती है, करंट लाइबिलिटी होती है जो यहाँ पे 1 ईयर से पहले ही लिक्विड मतलब कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो मतलब 1 ईयर तक के लिए होती है। ठीक है, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट या अकाउंट रिसीवेबल। अब देखिए, इन्वेंटरी तो हो जाएगी, प्रीपेड पेटेंट जो होता है वो तो 20 ईयर्स के लिए होता है, तो ये तो नहीं होता। क्या यहाँ पे पूछा गया? नॉट।
ठीक है, क्वेश्चन को इसमें बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है, वरना आपके सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। हम लोगों को एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चंस तो गलत नहीं करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे तो ये कल भी मैंने शायद करवाया था, ये कि ये पीवी रेशियो निकालने वाला। पीवी रेशियो कैसे निकलता है? पीवी रेशियो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको आज फिर से बता देती हूँ। ठीक है, पीवी रेशियो में क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो 4 लाख से 2,40,000 डिडक्ट कर देंगे तो 1,60,000 आएगा, और 1,60,000 को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? 4 लाख से। ठीक, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 4 लाख से डिडक्ट कर देंगे तो हमारा 40% आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 40% आ जाएगा। ये कल भी मैंने सॉल्व करवाया था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच एरर डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को क्या एरर अफेक्ट नहीं करती? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनसेटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 9, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी इज शोन अंडर। अब इसमें 3 एक्टिविटीज आती है, उसमें क्या क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन कैश फ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मशीन में अपना पैसे, जैसे हम कई जगह कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ताकि हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ पढ़ाई में, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो मतलब कोई चीज आप खरीद रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि, हाँ जैसे कि जैसे कि हमको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, मुझे एक बुक खरीदनी है। ठीक है, हमको एक बुक खरीदनी है पीवाईक्यू की। ठीक है, तो मैं उसमें पैसे लगा के उसको खरीद रही हूँ, तो मैं अपना पैसा किस पे लगा रही हूँ? पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है, तो इसे, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है? If closing stock is overvalued, then gross profit will be overstated, gross profit will be understated, no effect on gross profit, या net profit will be understated। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? gross profit will be overstated। ठीक है, overvalued नाम से समझ में आ रहा है कि overstated होगा, जीपी होगा, overstated होगा। तो that's it for today, thanks for watching my video। यहाँ तक कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।